हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी बोर्ड क्लासेस। जैसे आप लोग को पता है अक्टूबर का असाइनमेंट आ चुका है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फिजिक्स का असाइनमेंट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट अ बार मैग्नेट एंड अ करंट कैरिंग सोलोनाइड प्रोड्यूस द सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बार मैग्नेट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू क्या है, और यही आपको शो करना है कि एक सोलेनॉइड भी क्या करता है, एक बार मैग्नेट की तरह सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। इसका सेकंड पार्ट है, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फिगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, व्हाट अबाउट फील्ड ड्यू टू अ टोराइड। क्या सभी मैग्नेट या सभी मैग्नेटिक कॉन्फिगरेशन का दोनों पोल होना चाहिए, और टोराइड के बारे में, टोराइड की फील्ड के बारे में आप क्या बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत ईजी है। क्या करना है आपको, एक बार मैग्नेट जिसका आपको दिखाना है मैग्नेटिक फील्ड सोलोनाइड के इक्वल, या ऐसा बोल लो कि सोलोनाइड की फील्ड इक्वल दिखाना है बार मैग्नेट के, ठीक है, वो ज़्यादा करेक्ट है। देखिए क्या करना है, इसमें आपको एक सोलेनॉइड लेना है बार मैग्नेट के तरह। देखिए यहाँ पे बार मैग्नेट हमको याद है कैसा होता था बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल सेंटर से डिस्टेंस लेते थे, ये एल डिस्टेंस, ये एल डिस्टेंस, इसकी वजह से एक पॉइंट पी डिस्टेंस दूर पे सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी, जिसकी वैल्यू होती थी म्यू नॉट बाई 4 पाई एम इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम इंटू 2L/r3। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे शो करनी है। तो देखो हमने क्या किया, सोलेनॉइड लिया, उसको बार मैग्नेटिक शेप में लिया। देखो सेंटर से आप क्या करोगे, एक x डिस्टेंस दूर पे एक एलिमेंट काटोगे dx लेंथ का। अब ये dx लेंथ कैसी होगी, एक रिंग की तरह। अब रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसको आप लिख लो। तो रिंग की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट p डिस्टेंस, जो पॉइंट p है ये मैंने लिया है। देखिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा ये r-x। क्यों? क्योंकि सेंटर से मैंने क्या डिस्टेंस लिया है, पॉइंट p का r, और x डिस्टेंस दूर पे मैंने लिया एक एलिमेंट dx। तो रिंग से आपको पॉइंट p का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r-x, ठीक है। अब इस रिंग की वजह से पॉइंट p डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमको पता है कि किसी भी रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो क्या होती है, वो होती है b इक्वल्स टू म्यू नॉट NIA² / 2 इंटू A² + X² का 3/2, ठीक है। यहाँ पे सब कॉन्फ़िगरेशन सब इनिशियल्स के अपने खुद के मीनिंग है। जैसे n हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स, i हो गया करंट, a हो गया रेडियस रिंग का, और जो x है वो x है आपका ये रिंग से पॉइंट p का डिस्टेंस सेंटर से, ठीक है। तो सर्कुलर रिंग के लिए हमने ऑलरेडी आप लोग ने देखा होगा डेरिवेशन, तो उसी रिजल्ट को डायरेक्ट यूज़ करना है। मान के चलिए यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पे रिंग अगर बहुत छोटी सी एलिमेंट लिया आपने तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो बहुत कम होगी, तो उसको मैंने मान लिया डी बी क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट NDX I² / 2 इंटू r-x का होल स्क्वायर प्लस A² का 3/2। अब ये NDX कहाँ से आया, तो हमको पता है कि स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल n होता है n/L। अब आपने जो लिया है रिंग का एलिमेंट थिकनेस वो है dx, तो L हो जाएगा dx, तो यहाँ से कैपिटल N आ जाएगा NDX, तो वही हमने कैपिटल इनको यहाँ पुट किया NDX, ठीक है। और r जो डिस्टेंस था वो कितना था, r-x, रिंग के लिए जो था वो होता था x, यहाँ पे वो डिस्टेंस है r-x, और सोलेनॉइड का रेडियस हमने लिया a, तो A², ठीक है। अब आपको पता होगा एक्चुअल में जो रिंग का डिस्टेंस है r, जो रेडियस होता है सोलेनॉइड का, सॉरी जो डिस्टेंस होता है r का पॉइंट p से, ठीक है, जैसे हमने सोलेनॉइड में ये डिस्टेंस लिया r-x, तो जो r डिस्टेंस है वो सोलेनॉइड के रेडियस से काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ा, ठीक है। सिमिलरली जो x डिस्टेंस है वो भी क्या है, x डिस्टेंस आपने कहाँ से लिया था, सेंटर से थोड़ी सी दूर पे x डिस्टेंस, उसके कंपैरिजन भी r क्या है, बहुत बड़ा है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो r, a और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में x0 a0 0 हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ r² और 3/2, r² और होल 3/2 क्या मिलके बना देगा बेटा, r³। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे -L से +L, क्यों, क्योंकि मेरे सोलेनॉइड कहाँ से कहाँ तक था, ये L और ये L, तो कोई भी एक डिस्टेंस को आप L ले रहे हो एक डायरेक्शन को, तो दूसरा -L हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या हुआ, पूरा सोलेनॉइड कवर हो गया। तो यहाँ से इंटीग्रेट कर दो, जब आप इंटीग्रेट कर दोगे और सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली ये वैल्यू मिलेगी b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m/r³। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह से की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी वही हमने सोलेनॉइड के इक्वल दिखा दी।
तो ये आपका एम था, ये आपने फुलफिल कर लिया। और देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में पूछा है, पढ़िए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है, जस्ट अ मिनट, देखिए सेकंड पार्ट में बोल रहा है मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फिगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो लिखो, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी that every magnetic configuration have a north pole and south pole. Poles are formed only if source of field has a non-zero magnetic moment. अगर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, तभी वो मैग्नेटिक कॉन्फिगरेशन क्या करेगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल बनाएगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट अगर जीरो हो रहा है तो डेफिनेटली वो नहीं बनाएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पता है ना क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आपका पोल स्ट्रेंथ एम किसी भी मैग्नेट का मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है आप लोग का मैग्नेटिक मूवमेंट। या हमको ये भी पता है करंट इनटू एरिया, आई डॉट ए, ये भी आपको देता है मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर किसी वजह से देखो करंट यहाँ पे जीरो है तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है तो क्या वो सब्सटेंस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या वो सब्सटेंस नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो वही बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। और व्हाट अबाउट टोराइड, और देखो आप लोगों को पता है टोराइड क्या है, सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड को बेंड कर दिया सर्कुलर फॉर्म में, तो ये इस टाइप से आपका ये टोराइड बन जाता है। ये बन गया टोराइड, टोराइड आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो टोराइड में क्या होता है जनरली आपने देखो, टोराइड या इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। जो डायरेक्शन रहता है करंट का वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे जीरो आता है। तो जनरली टोराइड में क्या है, कोई भी पोल फॉर्म नहीं होता, नो पोल फॉर्मेशन। ये चीज़ क्लियर हो रही है, चलिए ठीक है। अब स्टार्ट करते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट लेंस लॉ, उसमें लेंजीज लॉ करके कुछ लिख के आया है, उसको करेक्ट लेना, वो लेंस लॉ है, ठीक है। तो लेंस लॉ क्या होता है बेटा, देखो बहुत इजी है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो सन किल फादर या किड किल फादर, मतलब फादर ने किल इसको जन्म दिया सन को, और सन ही उसको अपोज कर रहा है, यही होता है लेंस लॉ। मतलब करंट जिस भी डायरेक्शन, जिस भी वजह से इंड्यूस हो रहा है, उसका डायरेक्शन कैसे आता था, हमेशा उसी के जस्ट अपोजिट। मतलब अगर मान के चलिए ईएमएफ या मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से करंट इंड्यूस हो रहा है, तो वो करंट का डायरेक्शन कैसे आएगा कि इस डायरेक्शन में आएगा सच दैट मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाए। यही था लेंस लॉ। पढ़ो फिर से, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज। जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वो आ रहा है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ये लेंस लॉ बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है इसमें, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ इन अ रेक्टेंगुलर कॉइल मूविंग परपेंडिकुलर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपने ले ली बेटा, कैसी लिए यहाँ पे, इनवर्ड क्रॉस मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया ABCD, उसको मूव करा रहा हूँ विथ वेलोसिटी v। तो देखो ये जो रॉड है ABBCCD और D है, चारों रॉड मूव करेंगी विद वेलोसिटी v सेम डायरेक्शन में। अब एक एक रॉड पे हम निकालेंगे क्या फोर्स आ रहा है या क्या ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने को पता है इंड्यूस ईएमएफ फॉर अ मूविंग कॉइल ये क्या होता है, इक्वल्स टू L डॉट V क्रॉस B, ठीक है। V क्रॉस B मतलब V के साइड में आप अपना पाम रखो और B की तरफ फिंगर को कर्ल करो, तो जो थंब है वो आपको पॉइंट देगा किसका, ईएमएफ का, E, ठीक है। तो इस वे में जब आप देखोगे रॉड AB में, तो AB में कितना आएगा, इक्वल्स टू BVL, और सिमिलरली क्या होगा CD में भी इक्वल्स टू BVL। यहाँ पे देखो डायग्राम नीचे मैंने बना रखा है, इससे आपका क्या हो जाएगा, रॉड AB में एक तरह का सेल जैसा बन जाएगा, नीचे वाला देखो नेगेटिव टर्मिनल और ऊपर में पॉजिटिव। सिमिलरली CD में भी नीचे नेगेटिव ऊपर में पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखो दोनों साइड से अगर करंट निकालोगे तो दोनों करंट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इनकी वजह से जो नेट ईएमएफ आ रहा है AB और CD की वजह से, वो क्या हो रहा है बेटा, ज़ीरो। ओके ठीक है। अब आ गई ये फेस के बाद बाकी जो बचे फेस आप लोग के BC और AD। अब देखो BC और AD ध्यान से देखो क्या है यहाँ, लेंथ वेक्टर BC का, इट इज़ पैरेलल टू व्हाट, इट इज़ पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी लेंथ आपका वेलोसिटी वेक्टर या मोशन के डायरेक्शन में अगर पैरेलल होता है, तो उसकी वजह से जो ईएमएफ आता है वो क्या होता है, ज़ीरो। सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ईएमएफ हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, ज़ीरो, CD BC और AD की वजह से। तो अगर पूरे टोटल रेक्टेंगुलर कॉइल का ईएमएफ बोलो तो क्या करोगे, चारों को जोड़ दो, तो अल्टीमेटली आपका इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, ज़ीरो। और ये नोट करके रख लो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी कॉइल क्लोज्ड है और वो कॉइल मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में,
परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, और अगर वो कॉइल क्लोज्ड है तो उससे जनरेट होने वाला ईएमएफ क्या होता है, 0। ठीक है, कैसा भी कॉइल हो, कोई भी शेप हो, डजेंट मैटर, उससे इंड्यूस जो ईएमएफ होगा वो हो जाएगा आपका 0। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। देखो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, बहुत ईजी है, अगेन नाम ही है सेल्फ इंड्यूस। अगर ये कॉइल है, इस कॉइल में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो ये कॉइल क्या कर लेता है, अपने अंदर एक इंड्यूस करंट डेवलप कर लेता है। और ये भी, इसका भी डायरेक्शन कैसे है, लेंस लॉ जैसे, जैसे करंट इंक्रीज, मान के लो कॉइल में करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने की वजह से ये कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो ऐसा होगा सच दैट वो करंट को डिक्रीज करे। तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इंक्रीज होने की वजह से इंड्यूस हो रहा है करंट, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो डायरेक्शन आप लोगों को पता है, लेंस लॉ से दिया जाता है। अब पढ़ो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल ड्यू टू विच द कॉइल अपोजेज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इटसेल्फ। इसका ऐसा यूनिट है वेबर पर एम्पियर और या तो हेनरी, बहुत फेमस यूनिट है, याद होना चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड लेंथ एल ऑफ सोलेनॉइड। परमिटिविटी, परमेबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी को हमने मान लिया, ई नॉट, म्यू नॉट, ई एन सी। आपको पता है कि परमेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, 1/c² इंटू यू नॉट। जो ये एक्सप्रेशन को यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करेंगे हम। आगे देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है, E=B.C। ठीक है, यहाँ से हमको पता है कि किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, वो क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E²। वॉल्यूम यानी एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E² के इक्वल। यहाँ पे E की वैल्यू रख दो और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ मैग्नेटिक, या पोटेंशियल एनर्जी ये जो भी है क्या है, एक तरह की मैग्नेटिक एनर्जी है जो किसी सोलेनॉइड में स्टोर है। तो ये एक्सप्रेशन निकालना था, वो आपने निकाल लिया। नेक्स्ट पार्ट पढ़ो, इसका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट इसका दिया है, हाउ डज द मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देख लो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है हाफ CV² कैपेसिटर की, और मैग्नेटिक एनर्जी हाफ LI²। ऑलमोस्ट देखिए सब सेम है, पर यहाँ पे जो मैग्नेटिक एनर्जी है, ये क्या एनर्जी है, ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो किसी इंडक्टर में स्टोर्ड होती है जब तक करंट फ्लो हो रहा है। और ये कैपेसिटर वाली एनर्जी क्या है, ये कैपेसिटर वाली एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ले जाने के लिए काम आती है। समझ आ रही बात दोनों, ठीक है, यही आप लोग को लिखना है और कुछ नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, deduce an expression for magnetic dipole moment of an electron revolving around the central nucleus। मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन आप रिवॉल्व करा रहे हो न्यूक्लियस के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में कल करो फिंगर, थंब आपको क्या देगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। तो ये दोनों चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। अब ओके, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर उसमें मूव कर रहा है तो उस पर डेफिनेटली एक तरह की एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर एनर्जी होगी, वो देखते हैं। सबसे पहली बात, जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन लगेगा इलेक्ट्रॉन को, कितना लगेगा, टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ मतलब सर्कमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी, तो यहाँ से टाइम पीरियड आपका निकल जाएगा। करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो चार्ज बाय टाइम, तो टाइम की जगह आप रख दो ये एक्सप्रेशन, ये वाला यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। अब मैग्नेटिक मूवमेंट हमको पता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, I.A। यहाँ पे I.A की जगह पे I आपने निकाल लिया, I को उठाओ यहाँ पे रख दो, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट इसको सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगी m इक्वल टू -E/2m इंटू MBR। अब कोई अगर ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो वहाँ पे उसी लाइन में जब डायरेक्शन दोगे तो वो क्या देगा, उसका मोमेंटम। अगर कोई पाथ में रोटेट कर रहा है, उसके पास मास है और वेलोसिटी है, तो क्या है उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम। सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम, लीनियर पाथ में मूवमेंट करता है तो लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, MVR। MVR यहाँ पे उठाओ और रख दो। MVR को हम किससे डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम L से।
तो ये आ गया आपको मैग्नेटिक मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बीच रिलेशन। एक चीज़ और पूछा है इसमें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का पूरा मैंने डेरिवेशन करा हुआ है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन डेप्थ मोर देन इनफ है, ये आप लिख लो, सॉल्व कर लो। ओके, यहाँ से आपको ये मिल गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच रिलेशन, ये रहा। और सिमिलरली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से आप लोगों का रिलेटेड है, केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ऑर्बिटल मोमेंटम, स्पिन मोमेंटम, तो वहाँ से थोड़ा सा रिलेट करके लिखना है। चलिए ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है यहाँ पे, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ऑन एन इक्वेटर इज अप्रॉक्स 0.4 गॉस, कैलकुलेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द अर्थ। और सेकंड पार्ट है मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टन प्लेस, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज 0.26 गॉस एंड डीप एंगल इज 60 डिग्री, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दिस प्लेस। बहुत ईजी न्यूमेरिकल दिया है, कहाँ से दिया है, ये दिया आपका मैग्नेटिज्म इन मैटर चैप्टर से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहला देखो अर्थ है, अर्थ का रेडियस आप लोगों को पता ही होगा कितना होता है, 6400 किलोमीटर, या डायमीटर पता है तो भी आप रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया 6400 किलोमीटर, तो मीटर में लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.4 गॉस, हमको पता है 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। और तो यहाँ इसकी वैल्यू को उठाओ, यहाँ पे रख दो। मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द इक्वेटर, देखो ये एक्सिस, ये अलॉन्ग द इक्वेटर क्या हो जाएगी, अलॉन्ग द इक्वेटर की जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक बार मैग्नेट की तरह है। हमको पता है अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है नहीं, मतलब हम अज्यूम करते हैं एक बार मैग्नेट की तरह है, तो अलॉन्ग द इक्वेटर उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, μ0/4πm/d³। ओके, तो यहाँ पे m की वैल्यू आपने यहाँ से m की वैल्यू आपको निकालनी है। d क्या है, d है आप लोग का रेडियस ऑफ अर्थ, तो d की वैल्यू रख दो 6400 इंटू 10⁻3, और मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता ही है क्या है 0.4 इंटू 10⁻⁴, और μ0/4π स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये सबको याद होनी चाहिए 10⁻⁷। सारी वैल्यूज़ हैं, रख दो यहाँ से, मैग्नेटिक मोमेंट आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है 1.05 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की क्या होती है वैल्यू, I एम्पियर एरिया मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। सेकंड पार्ट में आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दी है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट निकालना बहुत ही इजी बात है। देखो यहाँ से मान लो किसी भी मोमेंट पे ये अर्थ है, ये बार मैग्नेट है, मान के लो ऐसी कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी अर्थ की, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो यहाँ पे आपने कंपास रखा, तो इस टाइम मान के लो कंपास ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये जो कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है या पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में देखो कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये जो भी एंगल से हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो भी एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहा है यही हमने यहाँ पे बनाया है। तो ये मान के लो थीटा एंगल से अंदर की तरफ देखो जो डिप करता है, आपने देखा होगा मैग्नेटिक न्यूडल जो रहती है आपकी, वो आपको हॉरिजॉन्टल भी मूव करती है और अप एंड डाउन भी मूव करती है। तो अप एंड डाउन जो मूव करी वो आपकी डिप एंगल बताती है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस से मान के चलो मेरे मैग्नेटिक न्यूडल को नीचे थीटा एंगल पे डिप किया, तो वो थीटा एंगल आपको दिया 60 डिग्री, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ थीटा एंगल पे, तो ये इसका बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। और बी कॉस थीटा किसके ऊपर इक्वल हो गया, आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 0.26 10⁻⁻24, जस्ट 10⁻⁻4 टेस्ला इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो यहाँ से बी को इक्वेट कर दो 0.26 इंटू 10⁻⁻4 बाय कॉस 60 दैट इज़ हाफ। जस्ट इसको सॉल्व करो, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ट्राई करना मैग्नेटिक फील्ड गॉस में लिखने की, क्योंकि क्वेश्चन में गॉस में दिया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो आंसर भी गॉस में लिखो। बाकी आप टेस्ला पे भी छोड़ोगे तो भी करेक्ट है। तो ये आ गया 0.52 गॉस। तो यहाँ पे होता है आपका क्लास 12th फिजिक्स का असाइनमेंट कंप्लीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी आपको 10th का साइंस का भी असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।